हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMS ऑपरेशनल रिसर्च सैम 6 का क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशंस। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है जिसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर आप बेसिकली डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। आराम से आप पेपर को देखिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले भी हमने अप्रैल 2019 के पेपर को सॉल्व किया था, आप उसको भी रिफ़र कर लीजिए अगर अभी तक आपने उसको रिफ़र नहीं किया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चंस के अंदर डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि आप अपने पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सको। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A, जो यहाँ पे नवंबर 2019 के पेपर में पूछा गया। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 का A है। ठीक है, और 2 का A के अंदर आपको पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, ये 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और इसके अंदर आपको LPP फाइंड आउट करना है। ठीक है, LPP का क्वेश्चन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस इक्वेशन को देख के आप समझ गए होंगे कि आपको इसको ग्राफिकल मेथड पे सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड किस तरीके से कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वाले पेपर के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, अगर वो समझ गए तो ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैक्सिमाइज z, ठीक है, मैक्सिमाइज दिया हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 4x2, एंड इसका सब्जेक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 18। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे जो वेरिएबल है x1 x2 ये मोर देन 0 होगा। राइट, तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन लेना है 3x1 प्लस 2x2, ये लेस देन इक्वल का साइन है, उसको कन्वर्ट करना है इक्वल में। हमें सम सॉल्व करना है, हमें आंसर चाहिए x1 x2 की, ताकि हम इसको ग्राफिकल बेसिस पे रिप्रेजेंट करके और उसका मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो इसको पहले क्या करना है, यहाँ पे इक्वल है, लेस देन इक्वल है, तो इसको इक्वल में कन्वर्ट करना है। देन इसको लेट x1 इक्वल्स टू 0, x1 के प्लेस पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है 0, तो यहाँ पे 3 x1 के प्लेस पे 0 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 18, तो ये हो गया 0 क्लास। तो यहाँ पे आएगा 2x2 इक्वल्स टू 18, तो x2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ इक्वेशंस आएगा x1 x2। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू को हमने क्या लिया था 0 और x2 की वैल्यू को 9। राइट, फिर सेम लेट x2 इक्वल्स टू 0, सेम इक्वेशंस में क्या करना है आपको, x2 की वैल्यू को 0 ले लेना है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू को 0 लेना है, तो दैट इज मीन 3x1 प्लस 2x2 की वैल्यू को 0 फिर इक्वल्स टू 18, तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया यहाँ पे। देन यहाँ पे आएगा 3x1 इक्वल्स टू 18, तो x1 की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो यह मेरा पॉइंट ऑफ इक्वेशंस आएगा x1 x2 इक्वल्स टू 6, 0। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का 2 पॉइंट ऑफ इक्वेशंस मिल गया, जो कि मैं ग्राफिकल मेथड पे इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखो, यहाँ पे x1 क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू 5, तो फर्स्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वल में, तो मेरा x1 की वैल्यू मिल गई। अगर मैं इसका पॉइंट ऑफ इक्वेशन राइट डाउन करूँ क्लास, तो x1 की वैल्यू कितनी है 5, और x2 की वैल्यू कितनी है नहीं पता मुझे, तो क्या हो सकता है 0। अगर x2 की वैल्यू 0 हो ही होगी तो मेरे पास x1 की वैल्यू आई है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं x2 थर्ड इक्वेशंस, इसमें लिखा है लेस देन इक्वल्स टू 6, तो दैट इज में x2 इक्वल्स टू 6 हो गया, और इसका पॉइंट ऑफ इक्वेशन क्या आएगा मेरे पास, x1 की वैल्यू 0 फिर x2 की वैल्यू 6, यहाँ पे क्या लिखा है x2 इक्वल्स टू 6। राइट ना, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन सॉल्व कर दिया मैंने। अब मैं इसको ग्राफिकल बेसिस पे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो चलिए अब इसके लिए हम ग्राफ रेडी करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अभी बोर्ड पे ग्राफ बना रहा हूँ, तो ग्राफ ऊपर नीचे भी हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप ग्राफिकल या ग्राफ पेपर पे प्लेन पेपर पे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो ग्राफ मैं ऐसा बना लेता हूँ। यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस, ये अपना ओरिजिन हो गया। राइट, अब यहाँ पे नंबर यानी कि पॉइंट प्लॉटिंग करेंगे। पॉइंट कैसे प्लॉटिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो मेन पॉइंट है ना, बस उसको ही कंसिडर करना। इसमें x2 की वैल्यू 9 है और x1 की वैल्यू 6 सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर y नहीं आएगा, इसको चेंज करके हम लिखेंगे x2 और यहाँ पे लिखेंगे x1।
x2 पे सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 9, तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ही लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लिया हमने। और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 6 है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे जितने भी हाईएस्ट नंबर है वो तो लेने ही हैं आपको, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको क्या करना है कि 1-2 पॉइंट आगे का ले लेना है, ठीक है, एक्स्ट्रा ले लेना ताकि आपका ग्राफ अच्छा दिखेगा। ओके, तो अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पे 0,9, तो मतलब 9 किस पे आएगा, x2 पे आएगा। तो यहाँ पे 0,9 लेके ऐसा डॉट करके उसको सर्कल कर दिया। देन यहाँ पे 6,0 मतलब यहाँ पे 6 पे रख के डॉट किया और सर्कल कर दिया। अब मैं इसको ऐसा जॉइंट कर दूंगा ताकि मेरा क्या बन जाए, एक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर करोगे स्केल पेंसिल से और ग्राफ पेपर पे तो आपका राइट आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लिखते, पॉइंट आएगा यहाँ पे 0,9 और यहाँ पे लिखते 6,0 और ये लाइन का इक्वेशन था 3x1 + 2x2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 18। तो इक्वेशन भी मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है 5,0, ये 5 किस पे, x1 पे, यहाँ पे x1 है, इस पे 5 को ऐसा सर्कल दे दिया। यहाँ पे सिर्फ सिंगल इक्वेशन है, तो दैट इज मीन्स x1 पैरेलल होगा x2 के, तो मतलब ये पैरेलल है तो ये ऐसा जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से। और इसको मैं पॉइंट देता हूँ 5,0। आई थिंक ये थोड़ा सा ऐसा क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग समझ आना कि ये स्ट्रेट लाइन हमने बनाया हुआ है। और नेक्स्ट में दिया हुआ है 0,6, मतलब ये यहाँ पे आएगा 0,6, तो ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा और यहाँ पे पॉइंट दे देंगे 0,6, राइट। इसका इक्वेशन था, इक्वेशन हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करते हैं x1 < 5, ठीक है, और इसका इक्वेशन यहाँ पे राइट डाउन करते हैं x2 < 6। ओके, तो इस तरीके से आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। और सम क्या है आपका, मैक्सिमाइज सम होता है, तो दैट इज़ मीन्स आपका जो फिजिबल रीजन्स होता है वो ओरिजिन की साइड होता है, ठीक है। तो ओरिजिन साइड मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऐसा एक ग्राफ आएगा, एक बॉर्डर आएगा यहाँ से, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग अभी फिजिबल सॉल्यूशंस बनाते हैं। ऐसा लाइन एक ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ज़्यादा गंदा नहीं करना है, स्केल पेंसिल लो और ऐसे ऐसे लाइन खींच दो और वहाँ पे लिख दो फिजिबल रीज़न, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख दो फिजिबल रीज़न, पेंसिल से लिखना है ये फिजिबल रीज़न। तो यहाँ पे अभी आप पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे 0 है तो उसको A पॉइंट देते, नहीं इधर पे 0 है तो मतलब उसको ओरिजिन है, ठीक है, तो ये O पॉइंट हो गया, तो 0,0 ये एक हो गया। और यहाँ पे तो उसको A पॉइंट देते और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो B पॉइंट, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो C पॉइंट, और एक ये ग्राफ ये ऐसा 5 पे तो ये D पॉइंट, ठीक है। तो अपने पास टोटल कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए, 0 A B C D। तो इसमें से 0 की वैल्यू मालूम है हमें, A की वैल्यू मालूम है एंड D की वैल्यू मालूम है, इसमें B एंड C चाहिए आपको। तो अगर मैं B का ऐसा लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या आता है मेरे पास, देखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मिड में आ रहा है, 2 एंड 3 के मिड में आ रहा है, मतलब 2.5 हो गया। और एक ये पॉइंट हो गया 6, मतलब कि x1 पे आएगा 2.5 और 6, राइट। और अभी यहाँ पे आते हैं C पे, तो C पे देख सकते हो x पॉइंट है, ये x पॉइंट पे कितना है 5, और x2 पॉइंट पे लेते हैं यहाँ पे, तो इसका भी मुझे वही लग रहा है 2.5। तो आपको इस तरीके से ऐसा ग्राफ बना लेना है। ये ग्राफ रेडी हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट बनाना है। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, और ये लाइन थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, ओके। और यहाँ पे ऐसा एक टेबल बना लेता हूँ। ओके, अभी इसमें आएगा मुझे फर्स्ट वन वर्टेक्स, फिर इसके बाद आएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट,
एंड देन फिर मैक्स जेड इक्वल्स टू 3x1 प्लस 4x2, ठीक है। ये इक्वेशन से यहाँ से लिया मैंने मैक्स जेड का, ओके। तो इसमें मुझे पॉइंट आया 0 A B C एंड D, ठीक है, ऐसे पॉइंट आए मुझे। तो 0 में था, मतलब ओरिजिन में था 0,0, A में मेरे पास क्या है 0,6, यहाँ पे लिखूँगा 0,6, B में मेरे पास है 2.5,6 और C में है 5,2.5 और D में क्या है 5,0, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखता हूँ उसका, x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड में क्या लिखूँगा, x1 इक्वल्स टू 0 और x2 इक्वल्स टू 6, x1 इक्वल्स टू 2.5, x2 इक्वल्स टू 6। यहाँ पे x1 इक्वल्स टू 5, x2 इक्वल्स टू 2.5, फिर x1 इक्वल्स टू 5 एंड x2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब मैं मैक्स जेड में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू इधर पे सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर हो गया 0। सेकेंड वैल्यू में यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, ये x1 की वैल्यू 0 हो गई और x2 की वैल्यू 6 है, तो 4 6 करूँगा तो 24 हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 2.5, मतलब 3 × 2.5 करना पड़ेगा मुझे प्लस 4, x2 की वैल्यू कितनी है 6। अगर मैं इसको कहता हूँ तो 3 × 2.5 करूँगा तो 7.5 प्लस 24, तो 7.5 प्लस 24 तो मतलब 31.5, ठीक है। देखो यहाँ पे ना 2.5 आया, ये तो या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको किसको सॉल्व कर रहे हैं, एकदम प्लेन बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जो 0.5 है ना 2.5, ये हमें कहीं ना कहीं रॉन्ग है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर ही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये रॉन्ग हो सकता है क्योंकि हमने एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया हुआ। जब आप बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा। देन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इधर पे 3, इधर पे x1 की वैल्यू 5 हो गई प्लस 4, x2 की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है। तो 3 5 = 15, 4 2.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 15 + 10 25 और लास्ट में यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू क्या है 0, मतलब कि x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, x1 पे 3 है, 3 5 = 15, ये हो गया। अब इसमें सबसे मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये 31.5, तो ये अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू 31.5, ठीक। तो ये 7 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया था 2019 नवंबर के पेपर्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ये सॉल्यूशंस हो गया विद क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन पेपर मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, उसको मैंने कैसे भी फाइंड आउट किया है आपके लिए, ताकि आप अपने पेपर्स में डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके से आते, कितने मार्क्स के लिए आते, उसको हम सबको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 2A को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं 2B के क्वेश्चंस पे। ओके क्लास, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के B पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का B यहाँ पे दिया हुआ है आपको 8 मार्क्स के लिए, सॉरी 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको। जो LPP था वो आपको 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का B, दे आर द 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मशीन शॉप। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है A to G लिखा हुआ है, 7 प्रोडक्ट दिया हुआ है। दे मैन्युफैक्चरिंग टाइम इन HRS यानी कि आवर्स ऑन द मशीन 1 एंड मशीन 2, ये आपको टाइमिंग दिया गया है यहाँ पे, जो कि टाइम है मशीन A का मशीन B का इन आवर्स। ईच ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट गो थ्रू 2 मशीन 1 and 2, ये मशीन 1 है और ये मशीन 2, और इसमें लिखा इन ऑर्डर 1 2, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, इस वाइज पे मशीन क्या होगा अपने जो प्रोडक्ट को कंप्लीट करेगा। देन इसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए गए, हर एक क्वेश्चन पे मार्क्स दिया गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको लिखा हुआ है कि फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट दैट मिनिमाइज द टोटल एलेप्स टाइम, और 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको इसका सीक्वेंस क्रिएट करना है तो 2 मार्क्स मिलेगा। एंड देन फिर इसके बाद आपको टोटल एलेप्स टाइम निकालना है, जो कि 3 मार्क्स आपको मिलेगा।
एंड आपको कैलकुलेट करना है मशीन ए का आइडल टाइम और मशीन बी का आइडल टाइम, ठीक है। तो उसमें आपको एक एक मार्क्स मिलेगा। तो अब जो सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम होता है इसके अंदर, ठीक है, मशीन ए मशीन बी में, तो पहले तो सीक्वेंस आपको क्रिएट करना होगा इसमें। तो सीक्वेंस कैसे क्रिएट करेंगे चलिए देख लेते हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए आपको सीक्वेंस के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है वो किस सीक्वेंस में होगा। तो फर्स्ट मशीन 1 दिया हुआ है, मशीन 2 दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं M1, ठीक है। और ऐसा एक रो वाइज बनाएंगे हम लोग ताकि हम इसको सीक्वेंस कर सके। 1 2 3, ठीक है, 4 हो गया, और कितना चाहिए आपको 7 चाहिए ना टोटल। तो 5 6 7, और यहाँ पे लिखते हैं M2, मशीन 1 मशीन 2, राइट। अब आपको सीक्वेंस कैसे निकालना है, मशीन 1 में देखना है, मशीन 2 में देखना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं मशीन 1 में देखूँ तो यहाँ पे 10 है, मशीन 2 में भी देखूँ तो 10 है, इससे कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे है क्या, नहीं। मशीन 1 में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 10, वो किस पे आता है, सी पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी, ठीक है। बट मशीन 2 के अंदर भी तो 10 है, और ये किस में आता है, ए में, तो मशीन 2 में लिखेंगे ए। मशीन ए का मशीन 1 का हम फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, मशीन 2 का हम बैकवर्ड करेंगे, राइट, ओके। देन अपने पास अभी ये जो फर्स्ट वन है ये कंप्लीट हो गया और थर्ड वन कंप्लीट हो गया। अब इसमें से नहीं देखना है आपको। देन इसके बाद 10 के बाद क्या आएगा, 20। देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 है, बट ये कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे 20 देखेंगे तो ये डी है। डी किस में आ रहा है, मशीन 1 में, तो मशीन 1 में लिखेंगे डी, तो ये 4th भी कंप्लीट। फिर 20 के बाद 25 है, 25 देखो यहाँ पे, ये किस में, मशीन 2 में, ये सेकेंड वन है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी, राइट। देन 25 के बाद 30, तो इसमें देखो 30 है क्या, कहीं पे नहीं, 35 है यहाँ पे, तो ये किस में, मशीन 2 में, तो यह ई प्रोडक्ट को कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। देन इसके बाद 35 के बाद 40, तो देखो 40 यहाँ पे, और अगर देखा जाए तो 45 भी यहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ और यहाँ पे लिखेंगे जी। तो ये अपना मशीन का सीक्वेंस रेडी हो गया। मशीन का अब सीक्वेंस रेडी हो गया, तो इसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे एलिप्स टाइम। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इतना ही करना होता है सीक्वेंस के अंदर, जो कि आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये रॉन्ग हो गया तो मतलब आने वाले जितने भी आंसर्स है सब आपके रॉन्ग हो जाएंगे। और सेकेंड वन हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेटिंग टोटल एलिप्स टाइम, ठीक है, एलिप्स टाइम। और एलिप्स टाइम के लिए यहाँ पे हम कॉलम भी बनाएंगे, जो कि इतना तो नहीं लगेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फर्स्ट वन प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट में क्या है, ये जो सीक्वेंस लिया है ना हमने, वो सेम सीक्वेंस यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सी डी जी एफ ई बी और ए, राइट। ये जैसा सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस मैंने इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखूँगा मशीन 1, ठीक है, और इसका इन और आउट। फिर इसके बाद आएगा मशीन 2, और इसका भी इन और इसका आउट। चलिए ये बन गया अपना, राइट ना। अब इसको कैलकुलेटिंग करेंगे, तो जब भी मशीन 1 का इन टाइम होगा वो हमेशा होगा 0, क्लियर, यहाँ पे 0 हो गया। फिर इसमें 0, अब इसमें प्रोडक्ट कौन सा है, सी, प्रोडक्ट सी। देखो मशीन 1 के अंदर प्रोडक्ट सी, सी की वैल्यू क्या है 10, तो 0 + 10 कर दो, 0 + 10, तो आंसर कितना आएगा 10, और ये 10 को यहाँ पे भी कैरी कर दो। अभी डी में देखो कितना है 20, तो 10 + 20 कितना हो गया 30, तो ये 30 यहाँ पे भी लिख दो, राइट। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐसा जो प्लस करके आपको सो दैट कर रहा हूँ वो प्लस नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है। आपको डायरेक्टली लिखना होता है, इतना सो दैट नहीं करना होता है। तो 30 हो गया यहाँ पे, और जी देखना भी, जी में कितना है यहाँ पे, मशीन 1 में 50, तो 30 + 50 80, ठीक है, 80 यहाँ पे आ जाएगा। एफ में देखो 60, तो 80 + 60 140, तो 140 यहाँ पे आ गया।
ई में देखो 55 है, तो 140 प्लस 55 195, तो 195 को यहाँ पे भी कैरी कर दिया। बी में कितना है 30, तो 195 प्लस 30 तो 225। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन सिर्फ रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आप कैलसी यूज़ कर सकते हो अगर आपको प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत हो रही है तो 225 यहाँ पे कैरी कर दिया। ए में कितना है 20, तो दैट इज में 245, ठीक है। तो 245 मेरा मशीन ए का पूरा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। एंड देन इसके बाद यहाँ पे अब मशीन टू स्टार्ट करना है, तो मशीन ए फर्स्ट में से जो फर्स्ट पार्ट है 10, वो 10 को यहाँ से कैरी कर लेना है। मतलब मशीन 1 का एक प्रोसेस खत्म होगा तो मशीन 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कब स्टार्ट होगा 10 आवर्स के बाद। अब यहाँ पे भी सेम देखो, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, तो 10 प्लस 25, 10 प्लस 25 कितना आएगा 35, तो 35 यहाँ पे भी कैरी कर दो और यहाँ पे भी लिखो 35 प्लस, अभी डी में कितना है इसमें 30, तो ये हो जाएगा 65, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 65 और यहाँ पे कितना है 80, तो मेरे जो जी प्रोडक्ट है ठीक है उसको कंप्लीट होने में कितना लगता है 80 आवर्स लगता है। लेकिन मशीन जो सेकंड है वो 65 में अपना डी प्रोडक्ट को कंप्लीट करके जी प्रोडक्ट पे जाती है। लेकिन मशीन ए ने अभी तक जी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं किया हुआ है सही तरीके से, तो वो मशीन बी पे ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकती है। तो वो कब ट्रांसफ़र करेगी 80 आवर्स के बाद, तो मुझे यहाँ पे लिखना है 80 आवर्स, राइट। और सिंपल मेथड समझाओ तो यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 80, तो जो भी ज़्यादा या जो भी बड़ा नंबर होगा, जो भी बिगेस्ट वैल्यू होगा वो आपको इन में लिखना है, ठीक है, खत्म। जो भी बिगेस्ट वैल्यूज़ होगा उसको आपको इन में लिखना है, खत्म। इतने याद रखना है आपको। तो ये 80 हो गया। इसमें जी में देखो कितना है 45, तो मतलब 80 प्लस 45, तो इसमें आएगा 125, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 45 हो गया और यहाँ पे 125, सॉरी 140 हो गया और यहाँ पे 125, तो यहाँ पे लिखेंगे 140। और एफ में देखो अभी क्या है, एफ में 40, तो 40 मतलब 140 प्लस 40, तो यहाँ पे आएगा 180। अभी देखो यहाँ पे 195 है, तो 195 लिखो, 195 प्लस ई में क्या है, ई में 35, तो इसमें आएगा 220, राइट। बट यहाँ पे क्या है 225, तो 225 ले लो यहाँ पे, 225 प्लस बी में क्या है यहाँ पे 25, तो ये हो गया 250, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 245 और यहाँ पे क्या है 250, तो विच वन इज़ बिगर, 250 इज़ बिगर, तो यहाँ पे लिखो 250, ठीक है। और इसमें 250 प्लस करो, ए की वैल्यू क्या है 10, इधर 10 लिखा, इधर आ जाएगा आपका 260, ठीक है। तो मेरा टोटल एलिप्स टाइम कितना होगा 260। यहाँ पे मुझे 260 मिल गया, ये मेरा एलिप्स टाइम है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर टोटल एलिप्स टाइम, ठीक है, इक्वल्स टू 260 आवर्स। यहाँ तक समझ गया होगा आपको। यहाँ तक करने का आपको 3 मार्क्स है, ठीक है। आपको सिर्फ एलिप्स टाइम कैलकुलेट करने का 3 मार्क्स है और सीक्वेंस निकालने का 2 मार्क्स, तो 5 मार्क्स हो गए आपके। अब 2 मार्क्स यानी कि 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको निकालना है आइडियल टाइम फॉर मशीन 1। तो आइडियल टाइम फॉर मशीन 1 निकालना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल एलिप्स टाइम क्या है 260, तो यहाँ पे लिखो 260 माइनस करो, किससे माइनस करोगे, यहाँ पे 245 है ना, उससे माइनस करना है 245, उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 आवर्स, मतलब कि 15 आवर्स लगेगा मेरा सिर्फ जो आइडियल टाइम, यानी कि मशीन 1 मेरा क्या है एकदम खाली हो जाएगा, मतलब एम्प्टी हो जाएगा, उस पर कोई भी वर्क नहीं होगा 15 घंटे के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि आइडियल टाइम कैलकुलेटिंग करना है फॉर मशीन बी, सॉरी मशीन सेकंड के लिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है 260, अब यहाँ पे 260 में से 260 माइनस नहीं करेंगे, ये एलिप्स टाइम है, ये मशीन बी का नहीं है, ये क्या टोटल है, मशीन 1 का भी है मशीन 2 का भी, ये टोटल टाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ पे देखो ये जो मेन क्वेश्चन है आपका पेपर में जो दिया रहेगा मेन क्वेश्चन, उसको ऐड कर लेना है, ठीक है, मशीन 2 का ऐड कर लो। सेम वैसे ही क्या करना है आपको मशीन 1 का भी करना है। ये 245 आया ना अपना, ये अगर मैंने मशीन 1 का भी टोटल किया तो भी मुझे 245 ही मिलेगा, ठीक है। अब हम मशीन 2 का ऐड करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 10 प्लस 25 मतलब 35, 50 60, 60 90, 90 125, ठीक है, 125 165 और 210,
तो यहाँ पे आएगा 210। तो दैट इज़ मीन्स 50 आवर्स का मेरा आइडियल टाइम जा रहा है फॉर द मशीन 2। क्लियर। तो ये हो गया जॉब सीक्वेंसी का सम, और ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था यहाँ पे आपके पेपर्स में, मतलब कि यहाँ पे हो गया टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन जॉब सीक्वेंसी से। आई होप क्लास कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड 2 का बी है ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना चाहिए। अगर इसके बियॉन्ड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करें, ठीक है। और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।